अस्सलाम वालेकुम। फ्राइज़ सेंटेंस फ्रेम थियरी ये है आज का हमारा टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंग्विस्टिक्स की एक थियरी। साइको लिंग्विस्टिक्स के एरिया में फ़ॉल करती है बेसिकली, और जैसा कि हम प्रीवियस सीरीज़ भी पढ़ चुके हैं, तो ये भी उन्हीं के आगे एक एक्सटेंशन है एक तरह से। इसका बैकग्राउंड सबसे पहले देख लेते हैं। ये बैकग्राउंड मैं तमाम तर पुरानी थियरीज़ में भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे बस एक बार उससे हल्का-सा सरसरी सा देख लेते हैं कि तमाम तर जो लैंग्वेज थियरिस्ट्स हैं और साइकोलॉजिस्ट्स हैं, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जो सेंटेंसेस स्पीकर्स बोलने के काबिल हैं, समझने के काबिल हैं, वो कैसे हैं, ये चीज़ वो एक्सप्लेन करना चाहते थे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नोबडी होल सेंटेंस थियरी पेश की गई। इसको नोबडी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि ये एग्ज़ैक्टली किस बंदे की तरफ से दी गई थी, और होल सेंटेंस थियरी इसलिए कहते हैं कि इसमें होल सेंटेंसेस मेमोराइज़ करने का कॉन्सेप्ट है कि जो स्पीकर्स हैं वो होल सेंटेंसेस पूरे-पूरे जुमले याद रखते हैं और उन्हीं को अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करते हैं जब उनको चाहिए हो, उनकी ज़रूरत पड़े। उनको एक-दूसरे के साथ मिला के या अकेला जैसे भी वो यूज़ करना चाहें वैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस थियरी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया गया, जैसे कि नॉवेल्टी, यानी कि जो न्यू सेंटेंसेस बोले जाते हैं या न्यू सेंटेंसेस को समझा जाता है वो कैसे किया जाता है। ग्रामेटिकलिटी, यानी कि जैसे ग्रामर के अकॉर्डिंगली सेंटेंसेस करेक्ट होते हैं, तो वो स्पीकर कैसे कर लेता है कि वो ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को करेक्ट बनाए, और उसको कैसे पता लगता है कि वो करेक्ट हैं। और लॉन्गर सेंटेंसेस विद नो फिक्स लेंथ एंड वर्ड्स, यानी कि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं ना सिर्फ वो छोटे होते हैं बल्कि वो लंबे भी होते हैं, उनकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती या कोई वर्ड काउंट नहीं होता, हम अकॉर्डिंगली सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। तो ये कैसे करते हैं? तो इसके लिए हमें पता है वॉटसन ने एक थियरी दी थी, स्टैट्स ने एक थियरी दी थी, स्किनर ने दी, और फिर उसके बाद अब जो हम पढ़ रहे हैं वो चार्ल्स कारपेंटर फ्राइज़ ने एक थियरी पेश की है, और ये स्किनर की ही थियरी की आप एक्सटेंशन समझ सकते हैं क्योंकि इसी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करके ये थियरी पेश की गई है। तो बेसिकली क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं, फ्राइज़ का क्या कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। फ्राइज़ के अकॉर्डिंग जो स्पीकर्स हैं वो लर्न करते हैं सीक्वेंस, किस चीज़ का? वर्ड क्लासेस का, यानी कि एक सेंटेंस फ्रेम के अंदर जो वर्ड क्लासेस अपीयर हो रहे होते हैं उनका सीक्वेंस याद कर लेते हैं स्पीकर्स, और फिर उसी सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर आपको स्किनर का कॉन्सेप्ट याद हो, स्किनर ने कहा था कि स्पीकर्स जो होते हैं वो याद करते हैं की रिस्पॉन्सेज। की रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? जैसे नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इस टाइप के की रिस्पॉन्सेज स्पीकर्स याद करते हैं। फिर उन्हीं की रिस्पॉन्सेज को अरेंज करने के बाद उनका ऑर्डर भी उनको याद होता है। वो उनको ऑर्डर करने के बाद उसमें क्वांटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन करते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक फाइनल सेंटेंस बनता है। ये था स्किनर का कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे फ्राइज ऐसा नहीं कह रहा कि कोई की रिस्पॉन्सेज याद करते हैं फिर उस की रिस्पॉन्सेज की क्वालिफिकेशन क्वांटिफिकेशन करते हैं, ऐसा नहीं कह रहे। फ्राइज के अकॉर्डिंग वो पूरे वर्ड क्लासेस जिस सीक्वेंस से एक सेंटेंस में अपेयर होते हैं वो सीक्वेंस याद रखते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली वो जुमले बनाते रहते हैं उसी सीक्वेंस में वर्ड्स को चेंज कर करके। जैसे अब हमारे पास आर्टिकल नाउन वर्ब का एक सीक्वेंस है जो कि यूजुअली सेंटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम आर्टिकल दा यूज़ करें, नाउन बॉय यूज़ करें, वर्ब रैन यूज़ करें, तो द बॉय रैन का जो हमारे पास सेंटेंस बन रहा है वो एक सिंपल सेंटेंस है जो कि यहाँ पे बन गया। तो यानी कि यहाँ पे हमने क्या याद किया था? वर्ड क्लासेस की सीक्वेंस, ना कि सिर्फ की रिस्पॉन्सेज। की रिस्पॉन्सेज क्या है इसके अंदर? जैसे नाउन हो गया, वर्ब हो गया, फिर आर्टिकल जो द है वो उसकी जैसे स्किनर के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो स्किनर ने कहा था कि ये क्वालिफिकेशन क्वांटिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान ये चीज़ें लगती होती हैं और हम इनको याद नहीं रखते। लेकिन यहाँ फ्राइज़ कह रहे हैं कि हम इनको याद रखते हैं। फ्राइज़ इसके अलावा ये भी कहते हैं कि जो स्पीकर्स होते हैं वो फुली अवेयर होते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, यानी कि जो उनका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस है जो वो यूज़ करने जा रहे हैं या जो कोई सामने वाला यूज़ कर रहा है, तो वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस से फुली अवेयर होते हैं स्पीकर्स, और साथ ही साथ उनको वो सारे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस याद भी होते हैं। तो ये फ्राइज़ का कॉन्सेप्ट है। आगे हम देख लेते हैं कि अगर ये कॉन्सेप्ट फ्राइज़ ने दिया तो क्या ड्रॉबैक्स का सामना करना पड़ेगा, क्या खराबियाँ थीं? खराबियाँ ये थीं जो कि स्किनर की भी थियरी में एक खराबी थी। क्या थी? कि उसने कोई मैकेनिज़्म नहीं दिया था इंटीग्रेशन ऑफ सेंटेंसेस का। इंटीग्रेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी कि 2 सेंटेंसेस को जोड़ना कैसे? कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये जो पीछे एक सेंटेंस फ्रेम की बात की है, आर्टिकल, नाउन, वर्ब की, अगर ये मैंने याद कर ली, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मैं दूसरे सेंटेंस के साथ मिला के बोलूँ, मतलब 2 बातों को एक साथ एक जुमले में बोलना चाह रही हूँ, तो अब उनको मैंने एक दूसरे में इंटीग्रेट, एक दूसरे में शामिल कैसे करना है? यही प्रॉब्लम स्किनर की थियरी में भी था और ये प्रॉब्लम सेम इसमें भी है क्योंकि इसने इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। लेकिन दूसरा भी एक प्रॉब्लम है, वो क्या है? एक और जो मसला खड़ा हो गया वो ये हो गया है कि इसके जो सेंटेंसेस हैं, मतलब फ्राइज़ के अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेस हैं और जो स्पेशली सेंटेंसेस सिनोनिमस या एम्बिगुअस हैं, उनको क्या किस तरह से हैंडल करना है, उनको किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, ये
फ्राइज नहीं बताते। ये कौन से सेंटेंसेस हैं आप? सिनोनिमस और एम्बिगुअस, आगे मैं इनकी फुल एक्सप्लेनेशन देती हूँ। यहाँ पे सिर्फ इतना बताती चलूँ कि सिनोनिमस यानी कि दो चीज़ों के सेम मतलब, और एम्बिगुअस भी ऐसी चीज़ जो कि हमें ना सही पता हो, यानी कि जो चीज़ डाउट रखती हो अपने अंदर, डाउटफुल हो, उसको हम एम्बिगुअस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसे जुमले होते हैं, जो ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके सेम सेम मीनिंग्स होते हैं, जिन पे हम डाउटफुल हो जाते हैं कि बात क्या की गई है, तो ऐसे लेकिन हम जान भी जाते हैं कि बात क्या की गई है। वो किस तरह जान पाते हैं हम? ये चीज़ फ्राइज नहीं बता पाए। मतलब आगे मैं इसकी एग्जांपल्स दूंगी, आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे हम देख लेते हैं स्किनर की थियोरी के अंदर जहाँ ड्रॉबैक्स थे, वहीं एक चीज़ उसने सॉल्व भी की थी, एक प्रॉब्लम सॉल्व भी किया था। वो क्या था कि स्किनर की थियरी में कहा गया था कि फ़र्क कैसे पता चले कि अगर एक बात बोली गई है कि वो रिक्वेस्ट है कि कमांड है। तो यहाँ फ्राइज़ ने जब कहा, ये बात कही कि जो स्पीकर्स होते हैं वो फुली अवेयर होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस से, यानी कि जो स्पीकर्स होते हैं उनको सही से पता होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस किस तरह से यूज़ करने हैं, क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ें जब उनको पता होती हैं तो उनको रिक्वेस्ट और कमांड का फ़र्क यहाँ पे पता चल जाता है। क्योंकि स्ट्रक्चर्स में कहीं ना कहीं हल्की फुल्की चेंजेस आ जाती हैं जब हम कमांड देने लगते हैं या हम रिक्वेस्ट करने लगते हैं, तो यहाँ से उनको पता चल जाता है। और साथ ही साथ उसने कहा था कि उनको फुली नॉलेज भी होता है सेंटेंसेस के बारे में। तो यहाँ मतलब जो स्पीकर का एक नॉलेज की उसने बात की है ना, तो ये चीज़ जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। आगे जिस कॉन्सेप्ट को हमने देखना है वो एम्बिग्विटी का है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ इस थियरी के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम एम्बिग्विटी कॉज कर रही है। तो आए एम्बिग्विटी को देख लेते हैं। अब इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं, एक स्ट्रक्चरल और एक वोकैबुलरी। सबसे पहले मैंने वोकैबुलरी इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये हमने काफ़ी ज़्यादा देखा भी हुआ है, तो पहले इसको देख लेते हैं। वोकैबुलरी एम्बिग्विटी का क्या मतलब है? नाम से जाहिर है कि ऐसा डाउट जो हमें वोकैबुलरी की वजह से हो जाए, ऐसी मुश्किल जो हमें वोकैबुलरी की सिमिलर होने की वजह से पेश आए। क्या? जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखी है, जो वेंट टू द बैंक। तो यहाँ पे अब यहाँ लिखा है जो वेंट टू द बैंक, तो हमें पता है जो बैंक पे गया, लेकिन बैंक क्या होता है? इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। तो यहाँ हमें समझ नहीं आएगा कि क्या कहा गया है, कि या तो जो वहाँ गया है जहाँ पे बैंक में पैसे निकालते हैं, या पैसे या डिपॉजिट कराने गया है, या अपनी कोई मनी ट्रांजैक्शन करने गया है, या फिर वो समंदर के किनारे वाली बैंक पे गया है। क्योंकि ऐसा ज़मीन जो कि रिवर के साथ होती है उसको भी हम बैंक ही कहते हैं। तो मतलब वो कहाँ गया? वो दरिया पे गया है या वो बैंक पैसे के किसी सिलसिले में गया है, तो ये चीज़ नहीं पता चल पाती। और इस चीज़ में कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये चीज़ नहीं बता पाए फ्राइज़। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम कहते हैं वोकैबुलरी एम्बिग्विटी। सॉरी, यहाँ पे लास्ट लाइन के अंदर स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी लिखा गया है, वोकैबुलरी एम्बिग्विटी एक्चुअली कहते हैं। स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी वो है जो हम नेक्स्ट डील करने वाले हैं। ये इसमें हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, पहली ही देख लेते हैं। तो वो है ऑसवर्ल्ड्स शूटिंग इज रिमेंबर्ड। अब जबकि मैंने ये जुमला बोला है तो सुन रहे हैं जो आप लोगों में से आधे लोगों को ये लगेगा कि ऑसवर्ल्ड शूटिंग इज रिमेंबर्ड का मतलब है कि ऑसवर्ल्ड ने किसी चीज़ को शूट किया, किसी को शूट किया, और ये चीज़ याद रखी गई है, या लोग ये चीज़ याद रखते हैं कि उसने किसी को शूट किया था। या कोई लोग ये भी सोच सकते हैं कि ऑसवर्ल्ड को किसी ने शूट किया था, और ये चीज़ लोग याद रखते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये चीज़ एम्बिगुअस है, ये चीज़ स्ट्रक्चरली एम्बिगुअस है कि ऑसवर्ल्ड को शूट किया गया था या ऑसवर्ल्ड ने शूट किया था। तो मतलब ये चीज़ कैसे पता चले? तो ये चीज़ यहाँ पे मुश्किल है पता करना। और आप यहाँ देखें कि जुमला एक ही है, मतलब जुमला एक ही है, क्या मतलब कि स्ट्रक्चर उसका एक ही है, लेकिन बात अलग-अलग है, मीनिंग डिफरेंट है, और ये चीज़ हम समझा भी नहीं पाते दूसरे को। ऑब्वियसली आप उसको इलैबोरेट करेंगे तो आप समझा पाएँगे। एक जुमले के अंदर जो है बात एम्बिगुअस है, तो ये चीज़ फ्राइज़ बता नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगली एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। ये एग्ज़ाम्पल एक काफ़ी फ़ेमस एग्ज़ाम्पल है जो कि नोम चॉम्स्की की तरफ से दी जाती है अक्सर। जॉन इज़ ईज़ी टू प्लीज़ एंड जॉन इज़ ईगर टू प्लीज़। ये 2 सेंटेंसेस हैं जिनके स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम हैं। आप देखिए सारे वर्ड्स भी सेम है, सिर्फ़ ईज़ी और ईगर का वर्ड चेंज हो रहा है, और दोनों ईज़ी और ईगर दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बात बिल्कुल स्ट्रक्चर के लिहाज से, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के लिहाज से बिल्कुल सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो ये भी स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी में आ जाता है कि स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेम हैं, बात लेकिन अलग-अलग है। बात क्या है? जॉन इज़ ईज़ी टू प्लीज़, यानी कि बहुत आसान है जॉन को प्लीज़ करना, और जॉन इज़ ईगर टू प्लीज़ यानी कि जॉन को खुद बहुत शौक है दूसरों को प्लीज़ करने का। तो मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि बात का मीनिंग बिल्कुल ही अलग है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। तो ये स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी कॉज़ होती है यहाँ पे। तो ये 2 एम्बिग्विटी के प्रॉब्लम्स थे जो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थे, तो ये थियरी जो है ये फेलियर की तरफ चली गई। अब हम देखते हैं कि फेल क्यों हुई थी। ऑब्वियसली हम रीज़न्स डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार यहाँ पे हम इसको चीज़ को सम अप करते हैं। जो थियरी है
वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि सेंटेंसेस को ट्रांसफ़ॉर्म की कैसे किया जाता है, इनको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है। और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल जो सिनोनिमी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि स्ट्रक्चरली चीज़ें इतनी सिनोनिमस हैं, इतनी एम्बिगुअस हैं, तो थियरिस्ट्स के लिए प्रॉब्लम कॉज़ हो रही है। और साथ ही साथ ये पीछे जो हमने पिछली थियरी में जो हमने स्किनर की पढ़ी थी, उसके अंदर हमने ये 2 एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस की थी, तो बस ये वहाँ यहाँ पे लिख के इनको भी बता दिया गया है कि इनका प्रॉब्लम भी उसने सॉल्व नहीं किया था। फर्स्ट सेंटेंस जो था द बर्ड विच द गर्ल बॉट चिर्प्ड, और दूसरा द बर्ड द गर्ल बॉट चिर्प्ड, दोनों के मीनिंग्स बिल्कुल सेम हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। एक में विच का वर्ड है और एक में विच का वर्ड नहीं है, तो मतलब स्ट्रक्चर इस तरह से ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है ये भी फ्राइज ने नहीं बताया था, क्योंकि मीनिंग्स के लिहाज से ये भी बिल्कुल सेम है। दोनों की बात एक ही है कि जो परिंदा जो गर्ल ने ख़रीदा था वो चहचहाया, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड से चेंज आ रहा है, तो इस चीज़ को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इस तरह हमने जो पूरी थियरी डिस्कस की फ्राइज़ की, उसमें एक ही चीज़ हम समझ पाते हैं कि ये जो थियरी है ये भी फेल हो गई, और स्पीकर्स की जो बेसिक लैंग्वेज एबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करने में बिल्कुल ही नाकाम रही। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी थियरी क्लियर होगी और ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फ्राइज़ एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों के पास मज़ीद इस तरह का कंटेंट पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।